नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल और आज चर्चा की शुरुआत करेंगे इस बड़े मुद्दे के साथ, क्योंकि सीएए नागरिकता कानून, इसका जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और इस बार बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल से यह ऐलान कर दिया है कि नागरिकता कानून जरूर मिलेगा। उन्होंने कोरोना से थमी रफ्तार का जिक्र किया, लेकिन कहा कि वो इसको भूले नहीं है और इसी के साथ मिशन बंगाल की शुरुआत हो चुकी है, इस वादे के साथ कि सीएए लाने में वक्त नहीं लगेगा। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। एक बार फिर नागरिकता कानून का जोर सुनाई देने वाला है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बंगाल में घुसकर ऐलान कर दिया है कि कोरोना की वजह से देरी हुई, लेकिन अब सब कुछ रफ्तार में होगा। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। आपको याद होगा कि कोरोना की शुरुआत से पहले तक ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने सीएए को अपना हथियार बना रखा था। उसी हथियार को फिर से धार देने की कवायद शुरू हो गई, लेकिन दीदी ने भी ऐलान कर रखा है कि कुछ भी हो, उनके रहते बंगाल में नागरिकता कानून लागू नहीं होगा। अभी वो बेचारा को बोलते हैं तुमको फिर नागरिक बनना पड़ेगा। क्या हाल है देश का। तो इतना दिन हम क्या थे? हम जो इस देश में रहते हैं, क्या हम नागरिक नहीं है? हालांकि बंगाल में चुनाव अगले साल है, लेकिन बीजेपी ने अपनी तैयारियां पिछले कई सालों से जारी रखी हैं। कोरोना की पाबंदियों में ढील शुरू हुई तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी शुरू हो गया। जेपी नड्डा एक दिन के दौरे पर सिलीगुड़ी पहुंचे तो सबसे पहले आनंदमयी कालीबाड़ी मंदिर गए और फिर कई सामाजिक समूहों को संबोधित किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सूबे की सीएम ममता बनर्जी पर फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाने का आरोप लगाया। कोरोना की पाबंदियों के बीच भी बीजेपी ने मिशन बंगाल जारी रखा। अमित शाह ने कई ऑनलाइन रैलियों को संबोधित किया और कैलाश विजयवर्गीय कोलकाता में ही डटे रहे। अब कोरोना की पाबंदियां खत्म हुई हैं तो जेपी नड्डा संगठन को मजबूत करने में जुट गए हैं। आज तक ब्यूरो। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी और इसीलिए लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि सिलीगुड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया है और सीएए को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से वक्त लग गया, लेकिन अब इस पर तेजी से काम होगा। यानी एक बार क्या फिर से ध्रुवीकरण के जरिए कोशिश ये है कि बंगाल चुनाव के लिए नैया पार लगाई जाए और ममता बनर्जी के किले में सेंध लगाई जाए। तो इसी पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। आपका तारुफ हम अपने खास मेहमानों से करा दें। हमारे साथ अमिताभ सिन्हा जी मौजूद हैं, बीजेपी से नेता और सीनियर एडवोकेट हैं। आलोक शर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। तौसीफ अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, आप टीएमसी के सपोर्टर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। सुनीत चोपड़ा जी सीपीआईएम से हमारे साथ हैं और प्रोफेसर संगीत रागी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। अमिताभ सिन्हा जी, आपके साथ ही हम शुरुआत करना चाहेंगे। जेपी नड्डा जी ने जिस तरह से सिलीगुड़ी में स्टेटमेंट दिया है, इससे यह साफ हो गया है, संकेत स्पष्ट है कि एक बार फिर से विकास का मुद्दा पीछे चला गया है। ध्रुवीकरण, भावनात्मक तौर पर जो मुद्दा लोगों को अपील करता है, वो एक बार फिर से सतह पर आ गया है। मीनाक्षी जी, धन्यवाद मेरे से चर्चा शुरू करने के लिए, क्योंकि विषय भी इतना ही संवेदनशील है। इस विषय पे सबसे पहली चीज जो ध्यान देने की है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सीएए है, यानी जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, ये एक्ट बन चुका है दिसंबर 11, 2019 को, और ये एक राष्ट्र से संबंधित मुद्दा है। इसको चुनाव के दृष्टि से देखा जाना मेरी दृष्टि से अनुचित है, क्योंकि ये एक पार्लियामेंट से पूरी तरीके से व्यवस्था के आधार पर पारित हुआ कानून है। अब ये बिल नहीं है, पहले ये कैब था, अब सीएए है, इसको समझना पड़ेगा। दूसरी बात ये है कि यदि एक सीएए है और वो कानून बना है, तो ये कानून को ऐसे तो नहीं बना होगा। सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति रही होगी। साथ में इच्छा शक्ति के साथ क्यों इच्छा शक्ति बढ़ी? क्योंकि देश की जरूरत थी, और देश की नहीं, दुनिया भर में जो भी जितने अल्पसंख्यक हैं, जहां पर अल्पसंख्यकों की प्रताड़ना हो रही है,
उनके लिए भारत एक मसीहा के नाते उभरे, इसकी जो है इच्छा केंद्रीय नेतृत्व में अमिताभ जी, सवाल यही है अमिताभ जी, जी सवाल देखिए यही है, मैंने आपसे सवाल ये पूछा कि ये तो कानून ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जब सिलीगुड़ी के मंच से बोलते हैं तो बेरोजगारी, गरीबी, किस तरह से विकास होगा, क्या विजन है, उनकी बजाय जो कानून ऑलरेडी बन चुका है, जिसमें हमने देखा कि किस तरह से जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन दिल्ली में शाहीन बाग के किस स्तर पर प्रोटेस्ट हुए, मुद्दे का जिक्र होता है सीएए को लेकर। सवाल यही है, विकास के मुद्दे हाशिए पर क्यों? एक आप निष्पक्ष पत्रकार की तरह जो बात कर रही हैं, मैं उसकी बहुत प्रशंसा करता हूं, लेकिन विषय यह है कि एजेंडा कौन तय करेगा? एजेंडा क्या विपक्ष तय करेगा? एजेंडा क्या मीडिया तय करेगी? मैं भी विनम्रता से कहना चाहता हूं, एजेंडा तय करेगी पार्टी जो शासन कर रही है। और यदि सीएए के भी ऊपर जितना ये सारा कंफ्यूजन हुआ था, और शाहीन बाग के ऊपर में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि गैर कानूनी था और ऐसा फिर दोबारा नहीं बर्दाश्त किया जाएगा, तो शाहीन बाग की जो चर्चा हुई है, जो उदाहरण हुआ है, वो बहुत ही ज्यादा गलत है, अनैतिक है। लेकिन देखिए सीएए जो है वो हम सभी चीजों को समेकित वो है, सारी जो सरकार की नीतियां समेकित हैं, इंक्लूसिव है। इसमें विकास भी है, इसमें अर्थव्यवस्था भी है, इसमें गरीबों का कल्याण भी है, उज्ज्वला योजना है, जो गरीबों के लिए आवास है। लेकिन साथ में सीएए इसलिए जरूरी है क्योंकि धार्मिक आधार पे जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो इस्लामिक स्टेट हैं, वहां पर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर में अत्याचार होता है और जो लोग आते हैं धार्मिक आधार पे, धार्मिक उत्पीड़न जब होता है, तो उनको भारत एक शरण स्थली के नाते बिल्कुल अमिताभ जी, ये पूरी बहस तो देश की संसद से सीएए पर जो बहस हुई वो पूरे देश ने सुनी। ये तमाम जो दलीलें आपने वहां दी, ये पूरे देश ने सुनी। लेकिन सवाल ये है कि 2021 में बंगाल चुनाव से पहले जिन मुद्दों पर बात होनी चाहिए, उनसे पहले अगर सीएए आ जाता है तो इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठते हैं। लेकिन एक अहम पहलू इसका यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या स्टेटस है इस पर। एक जी अमिताभ जी, मैं आ रही हूं आपके पास। संजय शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। संजय देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बता दिया, जो हमने पिछली सुनवाई में सुना था कि शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट हुए, सार्वजनिक जगहों पर इस तरह की घेरेबंदी नहीं हो सकती है प्रदर्शन के लिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ही सीएए को लेकर याचिकाएं भी लगाई गई थी, उसकी संवैधानिकता को चुनौती देते हुए। क्या स्टेटस है कोर्ट में अभी इसका? सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि जो याचिकाएं लंबित हैं वो अलग, उनका मामला अलग है। लेकिन जो अभी फैसला आया उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अनंत काल तक आप किसी भी सार्वजनिक जगह को विरोध के नाम पर जाम नहीं कर सकते, अपने अधिकारों से दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकते। लेकिन जहां तक सीएए का मामला है, सीएए में कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, केंद्र सरकार ने जवाब दाखिल कर दिया है और उसमें नवंबर में सुनवाई तय की गई है। लेकिन शर्त यह है कि जब कोर्ट फिजिकली स्टार्ट हो जाएगा, यानी कोर्ट रूम में बहस होगी, आमने सामने की बहस, नो वर्चुअल, एक्चुअल बहस, उस समय यह मामला सुना जाएगा। कोर्ट ने कहा एक गंभीर मसला है, राष्ट्र से जुड़ा हुआ मसला है, संवेदनशील मसला है, लिहाजा इसके लिए आमने सामने बैठकर सुनवाई हो तो ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे दस्तावेजों की पड़ताल करनी पड़ेगी, बहुत सारे सवाल पूछने पड़ेंगे, जो वर्चुअल कोर्ट में उसकी सुनवाई करना उचित नहीं होगा। आमने सामने की सुनवाई अगर तय तारीख तक, अगर वर्चुअल कोर्ट के बजाय एक्चुअल कोर्ट शुरू हो जाता है, तब तो यह मामला सुनवाई के लिए आएगा, अन्यथा यह फिर अगली तारीख के लिए टल जाएगा जब कोर्ट एक्चुअली बेंच और बाहर आमने सामने होंगे। जी मीनाक्षी, मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन बिसात पश्चिम बंगाल में जिस तरह से इस बयान के बाद बिछ चुकी है, तस्वीर साफ है कि ध्रुवीकरण एक बार फिर हमें पश्चिम बंगाल की जमीन पर दिखाई देगा। मनोज्ञा हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज्ञा, जिस अंदाज में बीजेपी इस वक्त आक्रामक दिखाई देती है पश्चिम बंगाल में, उत्साहित है 2019 के लोकसभा चुनाव के नतीजों से, लेकिन बड़ा सवाल ये कि देखिए अमित शाह को वहां विजिट करना है, कैलाश विजयवर्गीय वहां डेरा डाले हुए हैं, दुर्गा अष्टमी के अवसर पर ही प्रधानमंत्री भी संबोधित करने वाले हैं, और उससे पहले जेपी नड्डा जी का आ जाता है सीएए को लेकर यह बयान। याद दिला दिया वोटर को कि हम भूले नहीं हैं। बिल्कुल, न भूले हैं और न भूलने देंगे। और जो हमारे खुद के यहाँ के वक्ता कह रहे हैं कि सत्ता तय करेगी, जो पार्टी सत्ता में है वो एजेंडा तय करेगी, शायद वही हो रहा है बंगाल में। लेकिन यहाँ पर जो राज्य सरकार है उसकी जगह विपक्ष तय कर रहा है। ये भूल जाते हैं कि हम केंद्र में सत्ता में है लेकिन विपक्ष में है बंगाल में। और अब जब स्थिति बंगाल में चुनाव की आ रही है तो सीएए और वो सारे मुद्दे उठाए जा रहे हैं जिन पर अभी तक बहस तक नहीं होती थी, जिन पर मानो सन्नाटा पसरा था इतने दिनों से। लेकिन अब जो बार बार ये सवाल उठाए जा रहे हैं, ये अपने आप में
ये भी सवाल उठ जा रहा है कि आखिरकार भाजपा मुद्दों पर लड़ेगी या फिर धर्म पर। उन्होंने साफ कहा कि धर्म के आधार पर बाकी देशों से लोगों को लाया जा रहा है जो वहां से पीड़ित हैं, लेकिन ये कौन तय करेगा कि वो धर्म के आधार पर उस देश में पीड़ित हैं। बंगाल में क्योंकि बांग्लादेश से सटी है सीमा, इसलिए ये बहुत बड़ा मुद्दा है और ये सब जानते हैं कि इस बार 2021 में भाजपा का पूरा प्रयास है ध्रुवीकरण के जरिए कम से कम चुनाव में अपनी पैठ और राज्य में अपनी जगह बनाना। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मनोज आपने उठाया, मुद्दा वर्सेस धर्म, ये जो एक बहस यहां पर शुरू हुई है। तौसीफ खान जी, देखिए बीजेपी ने तो तय कर लिया है कि वो किस मुद्दे के साथ मैदान में उतर रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके मंच से बोल चुके हैं। ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि उनके रहते हुए सीएए लागू होगा नहीं। देश की संसद ने पास कर दिया कानून, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हो चुके हैं, कानून अधिसूचित हो चुका है, फिर किस बात का विरोध हो रहा है? नहीं, डेमोक्रेटिक कंट्री में विरोध हो सकता है और कानून बहुत सारे पास भी होते हैं और कानून को वापस भी लिया जाता है। हमारा हिस्ट्री है, पार्लियामेंट इसीलिए होता है और सुप्रीम कोर्ट इसीलिए होता है और ये डेमोक्रेसी में लोग पीसफुल प्रोटेस्ट इसलिए ही करते हैं क्योंकि यहाँ पे जनता जनार्दन होती है, जनता का राज होता है। अब देखिए, आप देखेंगे कि अभी कोरोना का टाइम है, ये जेपी नड्डा जी खुद कह रहे हैं कि कोरोना का वक्त है। तो आप ये बताइए कि कोरोना के टाइम पे प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था कि हाँ बंगाल सरकार को कितना रुपए का सहायता देंगे। मैं आपके पास आऊंगी, ये सारे जवाब आपको ही देने हैं, उनको बोल लेने दीजिए। जी तौसीफ खान जी, मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया था कि कोरोना के काल से लड़ने के लिए बंगाल सरकार को जो सहायता दिया जाएगा उसमें से कितना रुपए रिलीज किया, आप पूछिए, इनके पास में जवाब नहीं होगा। बंगाल सरकार को तो ये सेंट्रल सरकार तो पैसा ही नहीं देती। जीएसटी का शेयर देखिए आपको 2% देती है, जब इतना रुपया बकाया 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बकाया है बंगाल सरकार का। उनका तो आरोप तो ये है कि तुष्टीकरण के लिए ये जमीन तो आप ही दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि आप आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू नहीं करती ममता बनर्जी, जो पीएम किसान निधि सम्मान योजना है उसको लागू नहीं करती है ममता बनर्जी। 76 लाख बंगाल के किसानों को फायदा हो सकता था जिससे महरूम कर दिया ममता बनर्जी ने केंद्र और मोदी विरोध में। केंद्र सरकार से जब पूछा गया कि आप देखिए कि प्रवासी मजदूरों को कितना परेशानी हुआ, कितने प्रवासी मजदूर मारे गए हैं, कितने बेघर हुए हैं, तो केंद्र सरकार कहती है हमारे पास तो इसका कोई डेटा ही नहीं है। तो ये केंद्र सरकार तो सो रही है। केंद्र सरकार सिर्फ तब जागती है जब उन्हें इलेक्शन का वक्त होता है, जब उन्हें इलेक्शन लड़ना होता है, हिंदू मुस्लिम का मुद्दा खड़ा करके मुझे इलेक्शन जीतना, बस यही काम करती है केंद्र सरकार। आप बताइए कि साइक्लोन अम्फन आया बंगाल में, साइक्लोन अम्फन के नाम पे कितना रुपया का वादा किया था उन्होंने और कितना रुपया रिलीज किया है, इसका जवाब नहीं होगा बीजेपी के प्रवक्ता के पास में, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये जरूर कहेंगे। अमिताभ जी से इसका जवाब मैं लूंगी। संगीत रागी जी को चर्चा में लाइए। संगीत रागी जी, जिस दौरान दिल्ली में केंद्र था शाहीन बाग और सीएए विरोध का, उसी दौरान हमने देखा उसके फौरन बाद जो चुनाव हुए, दिल्ली चुनाव, झारखंड चुनाव, बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा उन चुनावों में। लेकिन अगर एक बार फिर से पश्चिम बंगाल में यही मुद्दा हम उभरता हुआ देख रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयान में, क्या संकेत है, क्या वजह है इस मुद्दे को उठाने की? देखिए, मुझसे तो आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, लेकिन आपकी जो शुरुआत थी, माफ कीजिएगा मैं ऐसा करना पसंद करूंगा कि ऐसा लगा जैसे आपने इसको निष्कर्ष में ले लिया है। आपने कहा कि या ये ध्रुवीकरण के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ेगी बंगाल में, तो क्या ये ध्रुवीकरण के लिए लाया गया है? मैं ऐसा नहीं मानता। दूसरी बात, यदि विरोध होता भी है क्या फर्क पड़ता है? विरोध के कारण कोई इसका जिक्र नहीं करे, ये तो बहुत गलत बात होगी। संसद ने एक कानून को पास किया है और उसका यदि कोई विरोध करता है, वेस्टेड इंटरेस्ट से विरोध करता है, तो बिल्कुल गलत बात होनी चाहिए। आपकी एक जो कॉरेस्पॉन्डेंट है मनोज्ञा जी, उन्होंने कहा कि धर्म और ये इसके बीच का मामला आ गया है, धर्म और राजनीति पे का बीच का ये एक प्रकार का ये है। मुझे बहुत हैरानी होती है कि एक पत्रकार कैसे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि यही मुद्दा है, यही पत्र। इसका मतलब है कि आप एक पक्ष ले रहे हैं।
आप प्रश्न करने का अधिकार रखते हैं, लेकिन पक्षकार आप नहीं बन सकते हैं। आपने इसे मान लिया है कि सीएए का जिक्र करना, सीएए पर बात करना ध्रुवीकरण की राजनीति है। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। रागी जी, संविधान की दृष्टि से प्लीज मैंने हस्तक्षेप नहीं किया था। ये सवाल इसलिए उठ रहा है, नहीं मेरे को आपको ये क्लैरिफिकेशन तो देना पड़ेगा ना। देखिए, ये सवाल इसलिए उठ रहा है, ये सवाल सुनिए, एक सेकंड सुन लीजिए, उसके बाद आप कंप्लीट करिएगा। ये सवाल इसलिए उठ रहा है रागी जी, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सार्वजनिक मंच से रैली में ये बयान दिया है और सीएए कानून ऑलरेडी बन चुका है, इसलिए ये सवाल उठ रहा है। इस पर चर्चा की बात नहीं है यहाँ पर, इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्यों ये ध्रुवीकरण का प्रयास हो रहा है। और लगातार इस बात पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिलीगुड़ी में जो बयान दिया, जिसमें वो कह रहे हैं कि सीएए को हम भूले नहीं हैं, इस पर काम किया जाएगा। कोविड की वजह से काम रुक गया था, उसे लेकर अब एक नई सियासत वहां पर नए सिरे से उभरती दिखाई दे रही है। मनोज्ञा, जो आक्रामक तेवर बीजेपी के हैं, उस चैलेंज के लिए कितनी तैयार ममता बनर्जी हैं, सवाल ये भी है। एक और जहां भाजपा के लिए मुद्दा है, वहीं ममता बनर्जी के लिए ये उतना ही बड़ा मुद्दा है। उन्हें पता है कि 10 साल हो रहे हैं शासन को, जहां एक और एंटी इनकम्बेंसी है, और पिछली बार लोकसभा में जनता ने अपनी एंटी इनकम्बेंसी, सरकार के प्रति अपनी नाराजगी, तृणमूल के प्रति अपनी नाराजगी दिखा भी दी। ऐसे में इस तरह के मुद्दों से कम ये तो फायदा है कि जहां एक और भाजपा को मुद्दा मिलेगा, तो वहीं ममता बनर्जी को विरोध प्रदर्शन के लिए एक और मुद्दा मिलेगा। कई मुद्दों पर विरोध हो रहा है लगातार, केंद्र के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। एक और ध्रुवीकरण है, दूसरी ओर सीएए है, तो वहीं तीसरी ओर ये कहकर कि जो सरकार को, केंद्र को पैसे देने थे, वो अभी तक नहीं पहुंचाए गए हैं। दिलचस्प बात यह है कि तौसीफ जो कह रहे थे कि केंद्र ने पैसे नहीं दिए हैं, जीएसटी काउंसिल के मुखिया उनके खुद के राज्य के वित्त मंत्री अमित मित्रा हैं। जब सारी चीजें पास हो जाती हैं, उसके बाद याद आता है कि पैसे नहीं आए। अब इन सब के बीच में जहां एक और राजनीति हो रही है, जहां एक और सवाल उठाए जा रहे हैं, वहीं मुद्दों को एक रखा जा रहा है ठंडे बस्ते में और नए नए मुद्दे बनाकर लड़ाई की जा रही है। 2021 का चुनाव एक अलग। बिल्कुल मनोज्ञा, जिस पर हमें जानकारी दे रही है कि बंगाल का रण, लेकिन सीएए को लेकर प्रण की एक बार फिर याद दिला दी है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सिलीगुड़ी की रैली से। लेकिन टीएमसी ने इस पर जबरदस्त रिएक्शन दिया है। प्रहार करते हुए एमपी महुआ मोइत्रा ने यह कहा है कि बीजेपी को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। यानी एक तरफ से बयान की शुरुआत कल हुई, तो जवाब टीएमसी का भी आ गया है। जेपी नड्डा के बयान पर यह रिएक्शन तृणमूल कांग्रेस ने दिया है। सवाल यही उठ रहे हैं कि जिस तरह से ये मुद्दा रैली से उठाया गया है, आने वाले दिनों में ये किस तरह से आगे शक्ल लेता है, आगे किस तरह से इस पर प्रतिक्रियाएं आती हैं। लेकिन टीएमसी के सांसद महुआ मोइत्रा ने सीधे बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी हर चुनौती के लिए तैयार है, बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। बंगाल का रण, सीएए का प्रण, इस पर कर रहे हैं हम चर्चा, क्योंकि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सिलीगुड़ी में जनता को एक बार फिर यह याद दिला दिया कि हम सीएए को भूले नहीं हैं। जहां तक सीएए का सवाल है, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, ये सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट तो पास हो चुका है। आपको सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट मिलेगा और मिलना तय है। अभी रूल्स बन रहे हैं, कोरोना के कारण थोड़ी सी उसमें रुकावट आ गई, कोरोना के कारण। लेकिन जैसे जैसे कोरोना हट रहा है, वैसे वैसे रूल्स भी तैयार हो रहे हैं और वो बहुत जल्द आपको उसकी सेवा मिलेगी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा और इसको हम पूरा करेंगे। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इसी बयान को लेकर प्रतिक्रिया दी है टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा ने। उनका यह कहना है कि बीजेपी को हम बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सिलीगुड़ी की रैली में कल ये एक सभा में ये बयान दिया जेपी नड्डा ने, और उसके बाद ये ट्वीट है महुआ मोइत्रा का, बीजेपी सुन ले, हम आपको हमारे कागज दिखाने से पहले बाहर का दरवाजा, बाहर का रास्ता दिखा देंगे। तो जिस तरह का ये घमासान इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है बीजेपी और टीएमसी के बीच पश्चिम बंगाल की राजनीतिक जमीन पर, क्योंकि परीक्षा है अप्रैल से मई 2021 में, लेकिन बिसात बिछनी शुरू हो गई है। लेकिन जो ये चरम पर घमासान दिखाई देता है, सवाल तो ये है कि बाकी खिलाड़ी क्या आउट हैं? चर्चा में लाते हैं यहां पर कांग्रेस पार्टी और सीपीआईएम को। पहले आलोक जी, आपसे सवाल मेरा ये, हिस्सा लेंगे या सिर्फ तमाशा ही देखते रहेंगे? खिलाड़ी की भूमिका में दिखाई देंगे आप मैदान में? देखिए, मुझे लगता है कि मीनाक्षी जी, शायद आपको पता नहीं है कि जो सबसे बड़ी रिट पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल हुई थी, वो कांग्रेस ने ही की, और कांग्रेस ने ही हमेशा इसका संवैधानिक आधार पर विरोध किया है।
जयराम रमेश जी की तरफ से पिटीशन है और अभिषेक मनु सिंघवी जी इसमें मेन हमारे वकील हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मुख्य भूमिका में है। जहां तक बात है कि ये हो क्या रहा है, शायद जेपी नड्डा जी हेमंत बिस्वा शर्मा की अपनी स्टेटमेंट भूल गए, शायद आसाम के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट भूल गए जो उनका विरोध कर रहे हैं, शायद अकाली दल की स्टेटमेंट जो आई है वो भूल गए शायद। ये केवल और केवल कैसे बेरोजगारी, हंगर इंडेक्स में हम जो डाउन जा रहे हैं, कोरोना का जो इतना बुरा हाल हुआ है, बिहार में मेन मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, आसाम में बाढ़ की जो हालत हुई है, आत्महत्याएं जो बढ़ रही हैं, घिया जो 60 रुपए किलो बाजार में बिक रहा है, जीएसटी का पैसा जो राज्यों को नहीं जा रहा है, कोई आंकड़ा नहीं है सरकार के पास, कैसे मुद्दों को भटकाया जाए। अभी आपने जेपी नड्डा जी का एक बयान सुना, अभी उन्होंने कहा अभी रूल्स बन रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों ने इतना तमाशा किया पूरे देश में और अभी आप रूल बना रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता का मैं साधुवाद करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि एजेंडा तो हम तय करेंगे ना, तो इनका तो एजेंडा है ही कि किस तरह से भ्रम फैलाएं, झूठ फैलाएं, डर आलोक जी, चलिए बीजेपी ने तो ये बड़ी साफ गोई से अमिताभ जी ने कह दिया कि एजेंडा तो तय करना पड़ेगा। सवाल लेकिन कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप कहां खड़े हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे, मुझे आप उस पर जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल आपसे ये है कि आप कहां खड़े हैं। देखिए, राजस्थान सरकार की तरफ से भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि मौलिक अधिकारों का हनन है, लेकिन बड़ी बात यह है कि वहीं राजस्थान में जो पाकिस्तान से आए हिंदू शरणार्थी दयनीय हालत में रह रहे हैं, क्या उनका दर्द, उनकी तकलीफ नहीं दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी को? देखिए, मैं समझता हूं कि जो वहां से लोग आए थे वो दयनीय स्थिति में नहीं है। पहली चीज तो केवल उनको मुद्दा बनाया गया। दूसरी चीज मैं जानना चाहता हूं, आज से 5 साल पहले मीनाक्षी जी, आप सब मीडिया के साथी रोहिंग्या मुसलमानों पर बहुत चर्चा करते थे। चुनाव खत्म हो जाते हैं, आप लोगों के मुद्दे बदल जाते हैं। कितने रोहिंग्या वापस गए हैं? वो लाला रामदेव कहां है अब कि जो अपने ट्रकों में भरकर रोहिंग्या मुसलमानों को वापस छोड़ना चाहते थे? कितने बांग्लादेशी शरणार्थी वापस गए हैं? 2015 के बाद आंकड़ा आना बंद हो गया, लेकिन उस पर चर्चा नहीं होगी। 2015 और 16 का जो आंकड़ा आया उसमें था मात्र 1700 कुछ जो बांग्लादेशी मुस्लिम हैं उनको वापस भेजा गया, जबकि हमारे कार्यकाल में उससे 1 साल पहले में 85,000 को वापस भेजा गया। मैं एग्जैक्ट फिगर दे देता हूं, 85,665 और इनका है 1887। तो मुझे लगता है कि तमाम मुद्दों पर जो चर्चा होनी चाहिए, भटकना उससे कैसे भटकाया जाए, क्योंकि संविधान इनके लिए मूल मुद्दा नहीं है, चर्चा में आइए। संविधान इनके लिए जुमला है। सुनीत जी, सवाल यहाँ पर यह भी है, 3 दशक तक लेफ्ट पार्टीज ने राज किया है बंगाल पर, 3 दशक तक। ये कानून कब से लागू होगा? ठीक है सुनीत जी, अभी तक बोले नहीं। आलोक जी, एक बार उनके पास भी चले जाओ ना, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं वो। 3 दशक तक लेफ्ट पार्टीज ने राज किया, लेकिन लेफ्ट कहां है पश्चिम बंगाल में? सवाल यह है कि पॉलिटिकली रेलेवेंट बने रहने के लिए जो मुख्य खिलाड़ी हैं वो मैदान में अपने अपने मुद्दों के साथ मौजूद हैं। लेफ्ट पार्टी कहां है? आज भी बहुत स्ट्रांग है, किसानों में है, खेत मजदूरों में है, मजदूरों में है। आपने रैलीज देखी होंगी अभी जो हुई हैं बंगाल में, वो जनता की रैलीज हैं। सवाल है, जो हम सवाल उठाते हैं कि किस तरह से किसान की लूट होगी। 3 झूठे किसान कानून पास कर दिए, पार्लियामेंट में एक भी ऑपोजिशन का मेंबर नहीं था, बिना वोट के आपने कानून पास किए राज्यसभा में। तो जब आप जनतंत्र पे हमला कर रहे हैं तो सवाल ध्रुवीकरण का नहीं है, सवाल इस देश की जनता की एकता का है। लेफ्ट उस जनता की एकता को बना के और भाजपा के ध्रुवीकरण को फेल करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। -10.9 जीडीपी हो गया। दर्शकों को ये बताइए, ये विरोध किस लिए है? दिया नहीं है। देश की चुनी हुई संसद ने कानून पास किया है और देश की चुनी हुई संसद ने कानून पास किया है। शांत था, वहां पर आप अपने सोल्जर्स मरवा रहे हैं। पाकिस्तान से ISI बुला के आपने पठानकोट किया, फिर पुलवामा किया, क्योंकि आपको कोई कदर नहीं थी कि फौजियों का क्या हो। तो मेरा ये कहना है, इस देश की बर्बादी के खिलाफ लड़ने का काम औरों के साथ साथ लेफ्ट का भी है। ठीक है तौसीफ जी, देखिए जो अलग अलग पैनलिस्ट की तरफ से रिएक्शन आए, सवाल यहां पर बड़ा इस बात का भी है, क्या ममता बनर्जी जो चैलेंज बीजेपी पोज कर रही है उस चैलेंज के लिए तैयार हैं? आंकड़े अगर आप 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें, 18 सीटें बीजेपी ने हासिल की और वोट शेयर देखिए 41% का वोट शेयर हासिल किया है, जो तेजी से ये इजाफा हुआ है। हालांकि विधानसभा और केंद्र के मुद्दे अलग होते हैं, ये माना जा रहा है, लेकिन अगर यही नतीजा जो 2019 की लोकसभा का था इस बार की विधानसभा में भी रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ममता बनर्जी के लिए तो ये अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी। नहीं, देखिए 2019 का जो आंकड़ा है उसमें वोट शेयर पिछले इलेक्शन के बजाय
2019 में तृणमूल का वोट शेयर बढ़ा था और बीजेपी का जो वोट शेयर बढ़ा वो इसलिए क्योंकि सीपीएम और कांग्रेस का वोट जो है जाकर के बीजेपी में पड़ा है। तो तृणमूल अपनी जगह में, तृणमूल का जो वोट शेयर है, जो वोट बैंक है, वो बिल्कुल स्ट्रांग है, पूरे सपोर्ट के साथ खड़ी है। और जो ये सीए एनआरसी का जो मुद्दा है, ये तो बीजेपी ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। ये सीए एनआरसी के मुद्दे में पूरा बंगाल इसके खिलाफ खड़ा है। कितना जबरदस्त प्रदर्शन हुआ है, देश भर में भी हुआ है, बंगाल में भी हुआ है। तो ये उनको नुकसान पहुंचाएगा। अब मैं तो उनको एडवाइस देने नहीं जाऊंगा कि आप सीए की बात मत करो। वो करना चाहते हैं बिल्कुल कीजिए। अब उसका नतीजा आपको 2021 के चुनाव में दिख जाएगा, क्योंकि जमीनी सतह पे लोगों को चाहिए, ममता बनर्जी को जरूरत क्यों पड़ रही है सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ आगे बढ़ने की? ममता बनर्जी को क्यों जरूरत पड़ रही है सॉफ्ट हिंदुत्व की जगह आगे बढ़ने की? पुजारियों के लिए वो अलाउंस घोषित कर रही हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था कर रही हैं, तीर्थ स्थलों को जो है विकसित किया जाएगा। ये चुनाव से ऐन पहले, 1 साल पहले क्यों याद आ रहा है ममता बनर्जी को? नहीं, देखिए, दुर्गा पूजा में पंडाल को पैसा दिया गया है, तो वो 2020 में भी दिया गया, 2019 में भी दिया गया, 2018 में भी दिया गया है। ये नया नहीं है कि हाँ अभी स्टार्ट हुआ है, ये 2018 से स्टार्ट हुआ है। इसमें तो कोई नया बात नहीं है। ममता बनर्जी तो अपने घर में हमेशा पूजा करती है। काली पूजा बड़े जोर शोर से मनाई जाती है। आप पुराना वीडियो उठा करके देख लीजिए। अच्छा, प्रशांत किशोर जी की एडवाइस का इसमें कोई रोल नहीं है? प्रशांत किशोर जी की एडवाइस का कोई रोल नहीं है इसमें? देखिए, प्रशांत किशोर जी के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो कोई पॉलिटिकल नेता है नहीं। इसमें जो है आपके जो एडवाइस, मैं तो पूछ रही थी कि जो उनकी एडवाइस है, पुराने वीडियो देख लीजिए। नहीं, ये तो बीजेपी बदनाम करने का काम करती है ना। बीजेपी आके कहती है कि ममता बनर्जी जो है वो मुमताज बनर्जी। वो ऐसा बीजेपी क्यों बोलती है? क्योंकि बीजेपी को हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना है। जवाब दीजिए। वो तो जॉब के बाद देखिए, टीएमसी के सांसद ने तो ट्वीट करके ये ऐलान कर दिया है, हम तो बीजेपी को बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन बीजेपी के आक्रामक तेवर ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी और बड़े नेताओं के लिए बंगाल के किले को भेदना नाक का सवाल है, साख की लड़ाई है। मीनाक्षी जी, आप उत्तर नहीं सुनना चाहते? नहीं, मैं आ रही हूँ संगीत जी, आपके पास आ रही हूँ। एक बार उनसे रिएक्शन देंगे, उसके बाद आपके पास ही आ रही हूँ। संगीत जी, आ रही हूँ आपके पास। अमिताभ सिन्हा जी। मीनाक्षी जी धन्यवाद। देखिए, बंगाल का चुनाव सिर्फ बंगाल का चुनाव नहीं है। नंबर 1, बंगाल में ममता बनर्जी ने जो राजनीति की एक अवनीति की, जो राजनीति की गिरावट है मूल्यों की, उसकी पराकाष्ठा की है। वहां पर कंप्लीटली पूरी तरीके से गुंडा राज है, जंगल राज है। उसके लिए वहां पर मतदान होगा। वो मतदान जो है वो दरअसल में उसकी वजह से है। और यहाँ पर मुद्दे अलग अलग होंगे। उसमें सीए भी है, उसमें गुंडा राज और कानून व्यवस्था का पूरी तरीके से ध्वस्तीकरण भी है। तो इसीलिए ये विषय नहीं है। लेकिन मेरा ये यहाँ पर मानना है कि जो सीपीएम है, सुनील चोपड़ा जो है या आलोक शर्मा है, ये सिर्फ तृणमूल के बी टीम है। ये तृणमूल को सपोर्ट करने के लिए आ गए हैं। तो वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस है, तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी, वो एक अलग से पूरी के तरीके से उन्होंने एक ज्वाइंट महागठबंधन बनाया है, जिसके खिलाफ में जो बंगाल की जनता है। आलोक जी इसका जवाब देंगे, उससे पहले संगीत रागी जी को चर्चा में लाइए। संगीत जी, वही सवाल जो मैंने पहले उठाया था कि हमने फौरन बाद दिल्ली और झारखंड के नतीजों को देखा, जिसमें बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। कानून बन चुका है, तो फिर क्या वजह है इस मुद्दे को रैली से दोबारा उठाने की? संगीत रागी जी। देखिए, पहले ही आपने कह रखा है कि ये क्यों ध्रुवीकरण का प्रयास किया जा रहा है, तो ये आपका निष्कर्ष है। भारतीय जनता पार्टी से ध्रुवीकरण के कारण से कर रही होगी, मुझे ऐसा नहीं मानना है। दूसरी बात, ये राज्य का विषय ही नहीं है। तृणमूल कांग्रेस को इस पर बोलने का अधिकार ही नहीं। वहां की पार्टी तृणमूल कांग्रेस बोल सकती है, लेकिन राज्य सरकार का मामला क्या है, बनता ही नहीं है। केंद्र का विषय है और राज्यों को तो लागू करना ही पड़ेगा। बंगाल कोई अलग रिपब्लिक नहीं है। दूसरी बात, जिनको सिटीजनशिप चाहिए उनको दिखाना ही पड़ेगा। मैं बार बार बता देना चाहता हूं, जो बांग्लादेश से आए हैं, जो पाकिस्तान से आए हैं, उन सारे 1947 के बाद से उन लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाना ही पड़ेगा, नहीं तो बाहर का रास्ता उनके लिए तय है, वो जान ले। एक और बात, अरे कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की जरा टिप्पणी सुन लेते तब पता लगता। बांग्लादेशियों को कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक के तौर पर बसा करके रखा।
और इन्हीं के एक नेता थे जो कहते थे कि अली और कुली के सहारे हम सत्ता में आते हैं। पश्चिम बंगाल के अंदर सीपीएम ने मुसलमानों को पश्चिम बंगाल से इसलिए बचा करके रखा क्योंकि उनको वोट बैंक के तौर पे करना है। ये मेरा निष्कर्ष नहीं है, ये टीवी राजेश्वर का निष्कर्ष है, जो बंगाल के गवर्नर थे और आईबी के डायरेक्टर थे, जिन्होंने बंगाल के पूरे मुआयना करके देखा था। 124 कंस्टिट्यूएंसी में बांग्लादेशी मुसलमान वहां पर भारी तादाद में वहां की डेमोग्राफी बदल दी है। ये मेरा निष्कर्ष नहीं है साहब, ये टीवी राजेश्वर ने 1997 में इसका जिक्र किया था। ठीक है, आलोक जी जवाब दे रहे हैं इस पर। आलोक जी बोलिए। कांग्रेस जो है वो देशद्रोह में विश्वास करती है। कांग्रेस ने, ठीक है, आलोक जी जवाब दीजिए। कांग्रेस ने पाकिस्तानी और बांग्लादेशी मुसलमानों, चलिए संगीत जी सुन लेते हैं उनका जवाब। आपने जो आरोप लगाए, आलोक जी बोलिए। कैंसर खड़ा किया है, कैंसर कांग्रेस मुझे लगता है देखिए आप उनको चुप नहीं करवा सकते हैं, चुप आप हो गए, दूसरे को मौका नहीं दे सकते हैं। बोलिए, वो चुप हो गए हैं सर, बोलिए। आपकी पत्रकारिता पे वो सवाल उठाते हैं कि आप पत्रकार ही नहीं है, फिर भी आप उनकी बात सुनते हैं। मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी कहा गया कि वहां पर राज्य का कोई विषय ही नहीं है, आर्टिकल 131 में क्लियरली कहा गया है कि राज्य अपने अधिकारों की बात कर सकता है, और आर्टिकल 131 में ही सुप्रीम कोर्ट में कई राज्यों की तरफ से पिटीशन पेंडिंग है। शायद ये रागी जी को पता नहीं, पढ़ते लिखते तो है नहीं ये लोग। दूसरी चीज, सिटीजनशिप, एक मिनट भाई, ये कब से लागू होगा आज तक, मतलब पहला बिल देख रहा है देश, इसमें डेट तय नहीं है कि कब से लागू होगा। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फ्रेम नहीं होंगे लेकिन राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। सिटीजनशिप का फॉर्म नहीं बनेगा लेकिन राष्ट्रपति के साइन हो जाएंगे। इनके तमाम अपने घर के लोग विरोध करेंगे। नहीं, आप पूछ लीजिए ना, वो सोनोवाल जी क्या कह रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री आपका विरोध कर रहे हैं, उससे उनसे उनको तो समझा लीजिए पहले, ध्रुवीकरण करना बंद कर दीजिए। देखिए, सीएए पर एक बहस साल 2019 में देश पहले ही देख चुका है, लेकिन लग रहा है कि अब बंगाल चुनाव से पहले नए सिरे से इस पर बयानबाजियों का दौर, विवाद का दौर उभरता दिखाई दे रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यही कि जनता से जुड़े मुद्दे आखिर क्यों चुनाव में हाशिए पर चले जाते हैं। बिहार चुनाव की, बिहार में असली बहार किसी की है तो वो बाहुबलियों की। राजनीति का मौसम कोई भी हो, राज किसी का भी हो, राजनीति कितनी भी बदल जाए, बिहार की राजनीति में बाहुबली सदाबहार है। इस बार के चुनाव में बाहुबलियों का बोलबाला है। कितने व्यवसायियों को बिहार छोड़ करके जाना पड़ा था जो यहां काम करते थे, कितने चिकित्सकों को, डॉक्टरों को यहां से जाना पड़ा था लौट करके, ये मालूम है सब लोगों को? नई पीढ़ी के लोगों को बताइए। लोगों को पता है कि क्या हाल था पहले, अब क्या होगा। और जरा सा भी कोई गलतफहमी हो गई तो जो पहले का बिहार था वहीं पहुंच जाइएगा। हर जगह नीतीश कुमार ये बात जरूर याद दिलाते हैं, हर जगह नीतीश कुमार जंगल राज का डर दिखाते हैं। जंगल राज वही जो 1990 के दशक में दिखता था, जंगल राज वही जिसमें बाहुबलियों का राज चलता था। लेकिन बाहुबलियों का जमाना तो बिहार में सदाबहार है। सुशासन के दावे भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। पार्टी कोई भी हो, चुनाव में बाहुबली ही याद आते हैं। खुद बिहार के चुनाव आयोग का आंकड़ा देख लीजिए। पहले चरण के 1066 कैंडिडेट्स में 319 का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, यानी करीब करीब हर तीसरे उम्मीदवार पर आपराधिक केस है। इनमें 164 कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो गंभीर मामलों में आरोपी हैं। गंभीर मामले यानी हत्या, हत्या की कोशिश, रेप, उगाही और किडनैपिंग। लेकिन बिहार में कोई भी पार्टी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए चुनाव आते हैं तो बिहार फिर पहले जैसा दिखता है। बाहुबलियों को टिकट देने में ना कोई हिचक है, ना कोई शर्म। बस किसी तरह से वो सीट सेफ एंड सिक्योर हो जाए। 100 में 90, कोचाकोट नीतीश, बनियापुर धूमल सिंह नीतीश, अजय सिंह की बीबी नीतीश, 10, 25, 47 रखने वाला रुपौली बीमा भारती नीतीश, गोपालपुर में नीतीश, खगड़िया में नीतीश। ये दोनों यदि बाहुबली अपराधी, बलात्कारी, बालू माफिया
जमीन माफिया को टिकट नहीं देंगे तो ये लोग 700 जन्म में चुनाव नहीं जीत सकते। 100 में 90 इन लोगों ने जो टिकट दिया है इस बिहार के आदमखोर लोगों को, नासक लोगों को। लेकिन राजनीति की ये डर्टी पिक्चर यहीं खत्म नहीं होती। जिन बाहुबलियों को पार्टियों से टिकट नहीं मिला या उन्हें अयोग्य होने का डर था या फिर वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य थे, उन्होंने अपनी पत्नियों को टिकट दिलवा दिया। रेप के दोषी पूर्व विधायक राजवल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी नवादा से आरजेडी की कैंडिडेट है। 1 साल से फरार रेप के आरोपी विधायक अरुण यादव की पत्नी किरण देवी संदेश से आरजेडी की कैंडिडेट है। वैशाली की महनार सीट से बाहुबली रमा किशोर सिंह की पत्नी वीड़ा सिंह को आरजेडी ने टिकट दिया। सहरसा जेल में बंद डॉन आनंद मोहन सिंह की पत्नी लवनी आनंद और बेटे चेतन आनंद को सहरसा और शिवहर से आरजेडी ने टिकट दिया। जेडीयू ने एकमा, रुपौली और अतरी सीटों पर मनोरंजन सिंह धूमल, अवधेश मंडल और बिंदी यादव जैसे बाहुबलियों की पत्नियों को टिकट दिया। बीजेपी ने बाहुबली अखिलेश सिंह की पत्नी अरुणा देवी को नवादा से कैंडिडेट बनाया। अखिलेश सिंह पर 27 क्रिमिनल केस है। ये बिहार का सबसे खतरनाक ट्रेंड है, जिसमें अपराधियों को टिकट देने में अगर थोड़ी राजनीतिक असुविधा हो रही है तो फिर उनकी पत्नी, बेटे या रिश्तेदारों को टिकट दे दिया जाता है। कुल मिलाकर चुनाव आते ही सबको बाहुबली पसंद आने लगते हैं, फिर चाहे वो सुशासन के दावे करने वाले हों या फिर वो हों जिनके जंगल राज का डर दिखाया जाता है। श्वेता सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।